स्क्रीन आई थिंक आपने यूट्यूब पे शेयर कर रखी है, यहाँ पर नहीं कर रखी होगी, है ना? की है। अच्छा ओके, मैं दोबारा कर लेती हूँ शेयर। कर ली। अब आया? अच्छा आ गया, ओके। अच्छा, बिफोर वेट 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 बिफोर यू स्टार्ट, अभी जो हमने वो किया ना सेशन, उसके अंदर बताया था फायर एक्सरसाइज का। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा गूगल किया तो पता चला कि फायर एक्सरसाइज दो तरह की होती है। एक तो चाइना के लोग फायर एक्सरसाइज को वो कप थेरेपी के हिसाब से यूज करते हैं। आई होप यू कैन सी दिस पिक्चर पार्ट, एंड आई होप के यूट्यूब पे भी सबको दिख रहा होगा। ये कप थेरेपी के हिसाब हाँ, हाँ। से फायर हीलर्स बोला जाता है इनको, ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने लिंक यूट्यूब पे भी शेयर कर लिया और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर लिया है। और एक दूसरा फायर एक्सरसाइज बेसिकली यहाँ पे हवन है। ये एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ फायर सेरेमनी, ये मैंने देखा, हाँ। ये बेसिकली हवन है। Smoking ceremonies are an ancient custom among indigenous Australians to ward off bad spirits. Smoking मतलब ये जो कर रहा है ना, मतलब धुआं जला के, धुआं नहीं करते हैं, हाँ, धुआं हाँ, करते समझ हैं ना। गया। तो अगर आपको याद होगा तो मार्केट में हमेशा एक बाबा सा आता है, वो ऐसे मोर पंख लेके एक धुनी सी जलाता है और मोर पंख से हवा करता है, पूरा दुकान में धुआं धुआं हो जाता है। वो जलाता है फ्रैंकिनसेंस। और हम लोग जो क्रिस्टल्स वगैरह की शॉप्स पे मिलता है सेज, ये दो चीजें, फ्रैंकिनसेंस जो है वो इसमें हवन में भी पड़ता है। इन दो तीन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका धुआं करने से भूत प्रेत और काली शक्तियां वगैरह भाग जाती हैं। तो मैं जब भी पूर्णमासी या अमावस्या होती है तो अपने क्रिस्टल्स को सेज और फ्रैंकिनसेंस और गूगल मिक्स करके उससे जला के धुआं करती हूँ पूरी रात। मतलब पूरी रात नहीं, मतलब शाम को। तो हो सकता है कि वो उसकी बात कर रहा हो, पर आई जस्ट थॉट कि मैं बता दूं कि ये है बुद्धिस्ट फायर सेरेमनी है। उसके अंदर भी वो हवन जैसा ही कुछ लग रहा है। नेटिव पाइप सेरेमनी, ये वो साउथ अमेरिकन टाइप लग रहा है। एक ये है फायर सेरेमनी। तो फायर सेरेमनी इज नथिंग बट यू कैन मेक योर ओन सेरेमनी। इट इज आप किस तरह से फायर को यूज करते हो। जैसे कि शमन्स जो होते हैं वो आग जलाते हैं और उस आग के अंदर, अच्छा कैमरा तो बंद है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ? ओके, मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रही हूँ। वो आग जला के, मेरे चैनल के ऊपर एक शमनिक फायर मेडिटेशन का वीडियो है, आप देखना चाहें तो वो कर भी सकते हैं। इट विल बी इफेक्टिव। बस ये है कि एक दिया जला लेना। तो दिया जला के ऐसे ऐसे लेके उसे अपने एक एक शरीर के अंग को, जैसे कानों को, फिर आंखों को, फिर आग ली, फिर ऐसे किया। इस तरह से शमनिक फायर हीलिंग जो होती है वो इस तरह से होती है। और ऑफ कोर्स इंटेंशन तो अलग है कि आपको करनी ही है। तो इस तरह की बहुत सारी फायर एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, आई फील। Okay, now you can start with session 74 and prayer. Pa, do you want me to stop the recording and start again? हाँ, मैम। वैसे रहने दो, ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है, लोगों के ज़रूरी तो रहेगी ना उनके लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, प्रेयर। तो मैम सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और राह मिलकर, जो भी लोग किसी भी माध्यम से इन सेशंस को सुन रहे हैं, उनके दिलों को, उनको, उनके परिवार वालों को, उनके घरों को और जिनकी वो वेल विश करते हैं उनको
अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उनके आसपास, उनके चारों ओर एक अनंत रचयिता की रोशनी और प्रेम का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि लॉ एक है। अब प्रोसीड करें मैम। जी। तो सेशन 74 अक्टूबर 28 1981। आरती से भी हीलिंग कर सकते हैं। हाँ, आरती से भी हीलिंग कर सकते हैं। ऑल चक्र की अग्निहोत्र। हाँ, क्रिस्टलाइन बॉडी होते टाइम फूड हैबिट्स 3D बॉडी सेंसरी ऑर्गन्स में क्या चेंजेस आते हैं? क्रिस्टलाइन बॉडी होते वक्त फूड मैम हैबिट्स। पहले लेवल पे ही सवाल लेने शुरू कर दिया आपने, ये सब कुछ एंड में देखेंगे मैम, अभी सेशन शुरू करो आप। हाँ, पर फिर बाद में आप भाग जाते हो ना। मैम वैसे भी इन चीज़ों का अभी मैं सवाल का जवाब तो वैसे ठीक भी है, नहीं दे पाऊँगा, ये ओके वाले मेरे फाइन। को क्या पता है इससे अच्छा, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। तो Don कहता है, before I get to new material, last session there seems to have been a small error that I corrected then having to do with the statement. No working comes from it, but only through it. Was this an error in transmission or what caused this problem? तो वो कहता है कि डॉन के मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सेशन में कोई छोटी सी गलती हो गई है और मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ किताब में। तो आपने कहा था कि जब हीलिंग करते हैं या नो वर्किंग कम्स फ्रॉम इट बट ओनली थ्रू इट, मतलब हीलर से कोई काम हीलर से नहीं होता, उसके जरिए से होता है। तो क्या कार्ला के बोलने में गलती हुई या आपको उसे उसके थ्रू बोलने में गलती हुई, और किस वजह से हुई ये प्रॉब्लम? तो मैम रा कहता है दिस इंस्ट्रूमेंट while fully open to a narrowband contact at times experiences a sudden strengthening of the distortion which you call pain. This weakens the contact momentarily. This type of increased distortion has been occurring in the instrument's bodily complex with more frequency in the time period which you may term the previous fortnight. Although it is not normally a phenomenon which causes difficulties in transmission. It did so twice in the previous working. Both times it was necessary to correct or rectify the contact. तो रा कहता है कि हालाँकि कार्ला पूरी तरीके से अपने आप को ओपन करके बैठी हुई है कि ये कॉन्टैक्ट हमारा बना रहे और क्योंकि हम नैरो बैंड से बहुत ही पतली एक उससे बीम से अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कह रहे हैं लेकिन कभी-कभी क्या होता है इस तरीके की चीज़ें ना उल्टी मतलब इन्फॉर्मेशन ना थोड़ी इधर-उधर हो जाती है कि क्योंकि जब और ऐसा तब होता है जब इसको दर्द होता है। मतलब इनके शरीर में कहीं दर्द होता है। कह रहे हैं इसकी वजह से जो हमारा कॉन्टैक्ट है ना थोड़ा-सा वीक हो जाता है कभी-कभी। कह रहा है कि और इस तरीके की चीज़ें पहले भी काफ़ी हुई हैं, ठीक है? और अगर तुम याद करो तो पिछले सेशन में यानी फोर्टनाइट यानी पिछले सेशन में जब हम लोगों का सेशन हुआ था, तो उस टाइम पर ऐसा 2 बार हो चुका था, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड अगर तुम याद करो पिछला वाला, तो वो ये कह रहा है कि पिछली बार भी 2 बार ऐसे एरर हुए थे पिछले सेशन में और दोनों को हमें दोबारा ठीक करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। तो डॉन कहता है कि could you please describe the trance state, as I am somewhat confused with respect to how, when in trance state, pain can affect the instrument, since I was of the opinion that there would be no feeling of pain of the bodily complex in the trance state. तो वो कहता है आप कह रहे हो कि वो ट्रांस स्टेट में थी और मैं सोच रहा था कि ट्रांस स्टेट में इंसान को कभी कोई दर्द नहीं होता, तो फिर ये ट्रांस के स्टेट में उसको दर्द कैसे हुआ? ये आप मुझे जरा समझा सकते हो कि ये क्या ट्रांस स्टेट का ये क्या चक्कर है कि उसको दर्द भी हुआ और वो ट्रांस में भी थी? तो रा कहता है दिस इज करेक्ट द इंस्ट्रूमेंट हैज नो अवेयरनेस ऑफ दिस और अदर सेंसेशंस however we of ra use the yellow ray activated physical complex as a channel through which to speak as the mind body spirit complex of the instrument leaves this physical shell in our keeping it is finally adjusted to our contact कह रहे हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो ऐसा नहीं होता है कह रहे लेकिन ये जब ये है ना इस स्टेट में जब कोई होता है ट्रांस वाली स्टेट में होता है ना तो उसे कुछ याद रहता है ठीक है ना उसे कुछ पता रहता है कह रहे ना ही उसके शरीर में कोई सेंसेशन होती है मतलब तुम उसे टच करो कुछ करो उसे कुछ पता नहीं चलेगा कह रहे हालांकि हम जो राह हैं हम लोग इसका जो येलो रे है मतलब
जो इसका येलो चक्र है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं, ठीक है? और कह रहे हैं कि जब ये अपना शरीर उस येलो चक्र को छोड़ के जब निकल जाती है ना बाहर, कह रहे हैं कि तब हमें उसे दोबारा ट्यून करना पड़ता है ताकि हम उस चक्र को दोबारा ट्यून करना पड़ता है ताकि हमारा तुमसे कॉन्टैक्ट बना रहे। फिर वो कहता है हाउएवर द डिस्टॉर्शन व्हिच यू कॉल पेन व्हेन सफिशिएंटली सीवियर मिटिगेट्स अगेंस्ट प्रॉपर कॉन्टैक्ट एंड व्हेन द इंक्रीज्ड डिस्टॉर्शन इज वायलेंट व्हेन द इंक्रीज्ड डिस्टॉर्शन इज वायलेंट हाँ, can cause the tuning of the channel to waver. This tuning must then be corrected, which may do as the instrument offers us this opportunity freely. कह रहे हैं, लेकिन हालांकि तब भी हम तुम्हें ये बताते हैं कि जब इसको कोई दर्द होता है और वो दर्द कुछ ज्यादा ही हो जाए, तो कहता है वो कांटेक्ट जब हमारा बना होता है ना उसको उसको खराब कर देता है एक तरीके से। कह रहा है और अगर ये ज़्यादा ही दर्द जो है काफ़ी मतलब ज़्यादा भयानक हो जाए, वॉयलेंट हो जाए एकदम से, वॉयलेंट म मतलब खतरनाक तरीके के लेवल पे पहुँच जाए, तो फिर हमारी ट्यूनिंग ये जो चैनल है, इसको भी पूरा ट्यूनिंग ऊपर-नीचे कर सकता है। कह रहे इसीलिए हम लोगों को ट्यूनिंग दोबारा करनी पड़ती है और वो भी इसलिए कर पाते हैं हम क्योंकि ये जो कार्ल है ना, इसने हमें ये मौका खुला दे रखा है, मतलब फ्रीली दे रखा है उसने, इसलिए इसी वजह से हम कर भी पाते हैं इसको। हम्म। तो फिर डॉन कहता है इन द प्रीवियस सेशन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द आर्किटिपिकल माइंड दैट वाज नॉट फुली आंसर्ड. I would like to continue with the answer to that question. Could you please continue with that, or would it be necessary for me to read the entire question over again? तो वो कहता है कि पिछले कोई एक सेशन में आप आर्किटिपिकल माइंड के बारे में आपसे कुछ पूछा था और आपने वो जवाब पूरा दिया नहीं था. तो मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस सवाल का जवाब दो. तो या आप चाहते हो कि मैं वो सवाल अब दोबारा पढ़ूं पूरा? तो यहाँ पे आर्केटिपिकल माइंड जब वो बोल रहा है ना, तो वो ठेठ दिमाग की बात कर रहा है। इसको उसने बताया था ना कि एक दिमाग के अंदर एक ठेठ दिमाग भी होता है, जिसके अंदर पूरा ब्लूप्रिंट होता है, पूरी गैलेक्सी का सब कुछ, जितने आपके आसपास के जितने भी वो हैं, ग्रह हैं, आपका पूरा प्लेनेट है, उसकी एक-एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। उसकी बात कर रहा है ये। तो रा कहता है, "एज़ अ जनरल प्रैक्टिस, इट इज़ वेल टू वाइब्रेट द क्वेरी एट द सेम स्पेस टाइम एज़ द आंसर इज़ डिजायर्ड। However, in this case, it is acceptable to us that a note be inserted at this point in your recording of these sound vibratory complexes, referring to the location of the query in previous workings." वो कह रहा है कि देखो, ज़्यादातर तो सही ये रहता है कि जब कोई सवाल किया जाए तो उसका जवाब उसी वक़्त ही दे दिया जाए, ताकि जो सवाल और जवाब दोनों सिंक में रहें आपस में। कह रहे हालाँकि इस केस के अंदर कुछ ऐसा हुआ है, मतलब इस केस में हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिस कर गए हो, तो उसको इंसर्ट कर देना चाहिए, ताकि तुम्हारी रिकॉर्डिंग जो तुम कर रहे हो मैं ना, जल्दी सुनाती हूँ, उठा उसके के. अंदर मैम आप Oh, म्यूट कर रहा है sorry. ज़रा अपने आप को। Sorry. हाँ, तो उस केस में वो कह रहा है कि हालाँकि हम ये कह रहे हैं कि इस केस में हम लोगों को एक्सेप्टेबल है ये चीज़, कि भई हाँ, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें भी डाल देनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी रिकॉर्डिंग जब तुम कर रहे थे ना प्रीवियसली, कह रहे तो उसमें हो नहीं पाया था। फिर वो कहते हैं द क्वेरी दो थॉटफुल इज़ इन सम डिग्री फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द रियलाइज़ेशन ऑफ द नेचर ऑफ द आर्केटिपिकल माइंड। We may not teach learn for any other to the extent that we become learn teachers. Therefore, we shall make some general notions upon this interesting subject and allow the questioner to consider and further refine any queries. वो कह रहे हैं कि देखो, हालाँकि ये जो सवाल जो तुमने पूछा है ना ठेठ दिमाग वाला, कह रहा है कि हमें लग रहा है कि शायद उस लेवल पे अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया है कि ये ठेठ दिमाग का काम क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसकी इसकी नेचर क्या है बेसिकली। कह रहे हैं कि हम लोग इसके बारे में तुम्हें जा इतना भी नहीं सिखाएँगे कि तुम्हें सिखाते-सिखाते हम ही तुमसे सीखने लग जाएँ। कह रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कह रहे इसलिए हम क्या करेंगे, हम तुम्हें ना इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये एक्चुअली में ठेठ दिमाग वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है इस पूरी बुक का। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर हम तुम्हें कुछ जनरल मतलब ऊपर-ऊपर से सामान्य ज्ञान तो दे देंगे कि भई हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या-क्या हम तुम्हें बता सकते हैं और फिर भी अगर कुछ कमी रह जाए, तो डॉन को वो कह रहा है कि तुम हमसे पूछ लेना, अगर कुछ कमी रह जाए तो। तो फिर वो बोलता है द आर्केटिपिकल माइंड मे बी डिफाइंड एज द माइंड व्हिच इज पेक्यूलियर टू द लोगोस ऑफ दिस प्लैनेटरी स्फीयर। ओके, thusly, unlike the great cosmic all mind, it contains the material which it pleased the logos to offer as a refinement to the great cosmic beingness.
The archetypical mind then is that which contains all facets which may affect mind or experiences. तो कह रहा है कि ये जो ठेठ दिमाग होता है ना, देखो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि इस पार्ट को ना बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। वो कह रहे हैं ये जो ठेठ दिमाग होता है ना, ये जिस लोगोस ने मतलब जो हमारी आकाशगंगा के बीच में सेंटर में जो लाइट बीइंग उसने बताया था, कि इस पूरी आकाशगंगा के बीच में भी एक छोटा-सा लाइट बीइंग है सूरज के जैसा, जो कॉमेट बाहर फेंकता रहता है और उनसे वो ग्रह बनाता रहता है, इसी तरीके से सूरज बनाता रहेगा वो। और सबको आज़ादी भी दे देता है, उनसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज भी करता है वो। कहता है कि ये जो ठेठ दिमाग होता है ना, इसके अंदर उस लोगोस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब अगर उस लोगोस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसका मतलब इस पूरी गैलेक्सी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर ही है। मतलब हम सभी लोगों के दिमाग के अंदर है। तो वो कह रहा है इसीलिए जितनी भी कॉस्मिक लेवल पे यानी पूरे ब्रह्मांड के लेवल पे जो चीज़ें चल रही होती है ना, एटलीस्ट हमारे ब्रह्मांड के, हमारी गैलेक्सी की अगर हम बात करें, तो वो कह रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है और वो चीज़ तुम लोगों की रिफाइनमेंट के लिए ज़रूरी होती है कि ताकि तुम एक कॉस्मिक लेवल पे आगे बढ़ सको। मतलब ब्रह्मांड के लेवल पे आगे बढ़ सको ताकि तुम मेडिटेशन में अगर जाओ, तो उस इन्फॉर्मेशन को तुम टैप कर सको। मतलब उसके अंदर घुस के उसको निकाल सको इन्फॉर्मेशन को। क्योंकि अल्टीमेटली आप भी तो एक तरीके के कंप्यूटर ही हो, एक प्रोसेसर ही है दिमाग में आपके। वहाँ से अगर आपने इन्फॉर्मेशन पुल कर ली, तो कर ली और नहीं कर पाए, तो भाई नहीं कर पाए फिर तो नॉर्मल चल ही रही है ज़िंदगी। कहता है कि इसलिए हम कह रहे हैं ये जो आर्केटिपिकल माइंड है ना, इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, जो तुम्हारे दिमाग को भी अफ़ेक्ट करती हैं और सारे अनुभवों को भी अफ़ेक्ट करती हैं, जो तुम जी रहे हो सारी चीज़ें। कहता है फिर आगे वो The magician was named as a significant archetype. However, it was not recognized that this portion of archetypical mind represents not a portion of the deep subconscious, but the conscious mind and more especially the will. The archetype called by some high priestess then is corresponding intuitive or subconscious faculty. वो कह रहा है देखो जिसको तुम मैजिशियन टाइप का बोलते हो ना, उनके जो आर्केटिपिकल मतलब वो उनका जो दिमाग होता है ना, वो इसी आर्केटिपिकल माइंड से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। वो और क्या कहते हैं अपने डीप माइंड के अंदर को उसको समझ जाते हैं, अपने जो सबकॉन्शियस दिमाग है ना, अचेत मन, कह रहे उसको समझ जाते हैं वो। कह रहे लेकिन आर्केटिपिकल माइंड का मतलब ये नहीं है कि वो उस अचेत मन को रिप्रेज़ेंट करेगा, उसके बारे में बताएगा। वो तो उसके भी पीछे है। अचेत मन के भी पीछे की तरफ की इन्फॉर्मेशन है। अचेत मन में तो चलो ठीक है, तुम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपने सूरज की, इधर-उधर के ग्रहों की ये सब निकाल लोगे। लेकिन ये जो ठेठ दिमाग होता है ना, ये तो उसके भी पीछे की इन्फॉर्मेशन निकाल के तुम्हें देता है। कह रहे लेकिन ये जो कॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन इसको करने के लिए तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड का भी यानी अचेत मन और चेत मन, यानी जो तुम्हारा ये चेतना वाला जो मन है और तुम्हारी डिज़ायर इच्छा सॉरी तुम्हारी दृढ़ शक्ति, कह रहे इसका इस्तेमाल करोगे, कह रहे तभी ये इन्फॉर्मेशन तुम बाहर निकाल सकते हो। और इसी तरीके से वो मैजिशियन जिनको तुम बोलते हो, जो इस तरीके की जादुई चीज़ें कर लेते हैं, कह रहे वो भी यहीं से निकालते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि और ये जो हाई प्रीस्टेस होते हैं मतलब जो बहुत ही हायर लेवल के जो पंडित होते हैं, जो इस तरीके की वो चीज़ें कर लेते हैं, जिनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कह रहा है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा-थोड़ा अपने आर्केटिपिकल माइंड का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर वो कहता है, "लेट अस ऑब्जर्व द एंटिटी एज़ इट इज़ इन रिलेशनशिप टू द आर्केटिपिकल माइंड। You may consider the possibility of utilizing the correspondences between the mind body spirit in microcosm and the archetypical mind body spirit closely approaching the creator." वो कह रहा है अगर तुम ध्यान से देखो इस मतलब किसी भी व्यक्ति का और उसके इस ठेठ दिमाग का जो रिलेशनशिप है, जो आपसी रिश्ता है, अगर तुम उसको देखो ना, तो तुम इसके अंदर अनगिनत पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, अनगिनत। कि तुम ये भी देख सकते हो कि भैया ब्रह्मांड की सूक्ष्म लेवल पे भी जाके देख सकते हो और तुम इसी का इस्तेमाल करके अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का इस्तेमाल करके रचयिता तक भी पहुँच सकते हो। कह रही इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। फिर वो कहता है फॉर इंस्टेंस इन योर रिचुअल परफॉर्म टू प्यूरिफाई दिस प्लेस यू यूज़ द टर्म वा गेबुरा। ये एक्चुअली में वीई गे जीईबीयूआरएएच बोल रहा है। लेकिन इसकी जो प्रोनंसिएशन 1 मिनट देना आप लोग मेरे को मैं क्योंकि लंबा आंसर है, बस मेरे को 1 मिनट देना, मैं पानी लेना भूल गया यार दोस्त। जी, जी। सो ये बेसिकली ये वाजिब्रा द प्रैक्टिकल कबाला ओके ये आ गया फिर वही visual representation of the lesser ritual of the pentagram, light in extension,
मतलब पेंटाग्राम से थोड़ा सा कम पावरफुल है ये वाला, मुझे तो बहुत लगता है। एनीवे, सो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज फायर एंड दिस इज अर्थ एंड दिस सर्कल इज वाटर। सो एक ये जो सेकंड यहाँ मैं पर, वो आंसर में कंप्लीट कर दूं। हाँ जी करो। ठीक है। तो वो कहता है कि अगर तुम इस केस में अगर ये देखो कि भाई जो अभी तुम जो रिचुअल, जो ये क्रिया जो परफॉर्म कर रहे हो अभी इस जगह को अपने शुद्ध करने के लिए, तो तुमने एक एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वाह जबुरा। कह रहा है कि इट इज अ करेक्ट एजम्पशन दैट दिस इज अ पोर्शन और एस्पेक्ट ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर। कह रहे कि ये अनुमान तुम्हारा बिल्कुल सही है कि हाँ, ये जो शब्द है उस अनंत रचयिता की का ही हिस्सा है, उसी का ही पोर्शन है, यही जो तुम अनुमान लगा रहे हो। कह रहे कि हाउएवर देयर आर वेरियस कॉरेस्पॉन्डेंसेस विद द आर्केटिपिकल माइंड व्हिच मे बी मोर एंड मोर रिफाइंड बाय द एडेप्ट। कह रहे लेकिन हम तुम्हें ये कहेंगे, ये जो ठेठ दिमाग होता है ना, इसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत अलग-अलग तरीके की भी हो सकती है, जिसको धीरे-धीरे तुम महीन कर सकते हो अगर तुम एक अच्छे एडेप्ट हो। मतलब अगर तुम एक अच्छे वो हो, क्या बोलते हैं, मेडिटेटर हो एक्सपर्ट हो, बेसिकली। तो हैं? एक्सपर्ट हो क्या कह मेडिटेशन रहे हो? में। हाँ, मतलब एक तरीके के मेडिटेशन में अगर तुम एक एक्सपर्ट हो तो। कहता है वाह जेबुरा इज़ द कॉरेस्पोंडेंस ऑफ माइकल ऑफ मार्स, ऑफ द पॉजिटिव, ऑफ मेलनेस। Wa Gedula has correspondence to Jupiter, to femaleness, to the negative, to that portion of the tree of life concerned with Oriel। अब मैम ये ओरियल और ये सब क्या है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ क्या कह रहा है। कह रहे देखो ऑरियल अगर तुम एंजल है, बोलोगे माइकल भी एंजल है। अच्छा, ओके, तो वो कह रहा है कि देखो अगर तुम वाह जेबुरा बोलोगे, कह रहे तो उसका मतलब है माइकल जो कि मार्स पे था, ठीक है, माइकल जो कि मार्स का है और वो पॉजिटिव है और वो मेलनेस यानी वो एक मर्द को दर्शाता है। अगर तुम बोलोगे वाह गैडुला, पहले उसने बोला वाह जेबुरा, अब बोल रहा है वाह गैडुला। कह रहा है अगर तुम वाह गैडुला बोलोगे तो वो जुपिटर की एक औरत और उसकी नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का मतलब आप ये मत सोच लेना कि यार किसी कोई औरत नेगेटिव है या कुछ है, नहीं, पोलैरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेट की तो कहता है नहीं, तो वो मैग्नेट की नेगेटिव मैग्नेट पॉजिटिव की मैग्नेट की तरह। पोलैरिटी की तरह, बिल्कुल, बिल्कुल। कह रहे तो वो वहाँ अगर तुम बोलोगे वाह गैडुला, तो वो उसको दर्शाएगा जुपिटर को, वहाँ की फीमेलनेस को, यानी वो उसका जो क्या बोलेंगे, औरतपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे मैम? फेमिनिन। हाँ, फेमिनिन इंग्लिश में तो बोल लेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? नजाकत। हाँ जी, हाँ, या नज़ाकत। औरत की नजाकत, उसका और क्या उसका बोलूं मैं, हिंदी फीमेल को हिंदी में मैं देख लेती हूँ। फीमेलनेस कह लो कि अ, एक लड़की की एक 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 लड़की का एक तो मैग्नेट की तरह वो नेगेटिव और मतलब जी और खींचती है उसकी तरफ, महिला, और इसी तरीके महिला। से जो महिलापन जो उसका महिलापन है, जो वो जुपिटर को दर्शाता है। कह रहा है और ये जो हिस्सा है ना, कह रहा है ये उस ट्री ऑफ लाइफ यानी जो ज़िंदगी का ट्री हमने तुम्हें सिखाया था, ये कह रहा वाला। है उससे रिलेटेड है जो कि रिप्रेज़ेंट करता है ओरियल। ओरियल भी यहाँ पे जैसे गिनी मैम ने बताया कि ओरियल भी एक वो है, क्या कहते हैं, अ, एंजल है। माइकल औरिल भी जो एक एंजल है। औरी है ना, हुँ, औरील है ना, जो माइकल जो है वो हुँ, मेल है। वो और प्रोटेक्टर है, आर्क एंजल फीमेल। माइकल। और औरील जो हुँ, है वो हमारे लक्ष्मी की तरह, वो हुँ, औरत है जो आपको पैसों से नवाजती है। माइकल कृष्ण की तरह या शिव की तरह रक्षा रक्षा करता है। और औरील is basically connected to Jupiter and Empress, as in लक्ष्मी, जो पैसों की बरसात करती है बेसिकली। हाँ, मतलब लेकिन है दोनों एक-दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड, वो पॉज़िटिव है तो मेल नेगेटिव है, फीमेल। दोनों का चाबी हाँ, एक-दूसरे की तरफ खिंचाव भी है दोनों का। नारी कहता है वी शक्ति, कुड गो हाँ। फॉरवर्ड। हुँ, और मर्दानी शक्ति भी, ठीक है, दोनों बराबर है, हमारे लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है मैम। खैर वो आगे बोलता है We could go forward with more and more refinements of these two entries into the archetypical mind. We could discuss color correspondences, relationships with other archetypes, and so forth. This is the work of the adept, not the teach learner. कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें इसके अंदर घुस के और चीजें भी बता सकते हैं कि भाई और तरीके के मतलब
मतलब इस ठेठ दिमाग के अंदर और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हम तो तुम्हें खुल के बता देंगे। फिर हम तो तुम्हें उसके अंदर के रंगों का रिलेशनशिप भी बता देंगे कि रंगों का कैसे आपस में रिश्ते होते हैं, मतलब उस दिमाग के अंदर भी। कह रहे हम तुम्हें ये और भी बहुत सारी तरीके के रिश्ते बता सकते हैं इसी दिमाग के अंदर। कह रहे लेकिन ये काम तो उस व्यक्ति का होता है जो मेडिटेट करके इसके अंदर से इन्फॉर्मेशन निकालता है, ना कि उसका जो उसको सिखाए। क्योंकि वो सिखाएगा कुछ और, वो अंदर जाएगा, निकलेगी कुछ और इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हर किसी को अलग-अलग तरीके की भी तो थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे तो होगी ना इन्फॉर्मेशन। हालाँकि पूरे उसकी होगी, गैलेक्सी की होगी, लेकिन किसी को किसी तरीके से दिखेगी, किसी को किसी तरीके से दिखेगी या कैसे मिलेगी। तो ज़रिए अलग-अलग हो सकते हैं ना। फिर वो आगे बोलता है We may only suggest that there are systems of study which may address themselves to the aspect of the archetypical mind, and it is well to choose one and study carefully. It is more nearly well in the adept to go beyond whatever has been written and make such correspondence that the archetype can be called upon at will. वो कह रहा है देखो, हम तो तुम्हें ये बता सकते हैं कि भाई तुम्हारी ही धरती के ऊपर इस ठेठ दिमाग को समझने की कई सारी किताबें हैं और उनको उनको पढ़ के तुम समझ भी सकते हो, लेकिन उनको ध्यान से समझना होता है। कह रहे वो तो चलो ध्यान से तुमने समझ लिया, वो भी ठीक है, एक बार को तुम कर लोगे। कह रहे लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, अपनी इच्छा द्वारा जो भी एडेप्ट उस तरीके की मेडिटेशन करेगा, वो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है और इसको करने का जो काम है ना, उसको खुद ही करना पड़ेगा, अपनी इच्छा से। कह रहे तभी वो वहाँ से एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा। पढ़-पढ़ा के तो तुम कुछ भी कर लोगे, पढ़-पढ़ा के तो आप लॉ ऑफ वन भी कर लोगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना तो बड़ा मुश्किल है ना यार अपनी लाइफ़ में, समझ रहे हो? तो उसी हुँ, तरीके से वो कह रहा है कि पढ़ाई के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन तुम उसको अपनी इच्छा से जब करोगे ना, कह रहे तभी वो तुमको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। हुँ। तो डॉन कहता है मेरा यहाँ पर एक सवाल है और मैं उस सवाल का जवाब भी मैं ही देने वाला हूँ और मैं आपको ये इजाज़त देता हूँ या मैं चाहूँगा कि आप उसे करेक्ट करो अगर मैं गलत हूँ। I see that the disciplines of the personality feed the indigo ray energy center and affect the power of the white magician by unblocking the lower energy centers and allowing for a free flow of the upward spiraling light to reach the indigo center. तो रा ने बोल दिया नहीं। तो वो कहता है कि मुझे ये लग रहा है कि जो पर्सनालिटी एक इंसान की जो अस्तित्व है, जो उसका क्या पर्सनालिटी उसकी जो होती है, पर्सनालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? चरित्र उसका होता है या उसका हा हाव-भाव जैसा होता है, उससे उसके तीसरी आँख वाला जो चक्र है, वो एनर्जाइज़ होता है और उस एंड उसकी जो दिनचर्या है या उसकी जो नित्य नेम है, वो ज़रूरी होता है। उसकी वजह से उसकी तीसरी आँख खुलेगी और उस मैजिशियन को या उस जादूगर को शक्ति मिलेगी। आर्केटाइप ऑफ द मैजिशियन, कोई जादूगर नहीं बल्कि वो इंसान जो बेसिकली मेल है या लॉजिकल है और जादुई शक्ति अपने हाथ में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो अपने नीचे के 3 चक्र जो हैं, उनको अनब्लॉक कर सकता है, ताकि वो एनर्जी ऊपर आए और आपके इंडिगो सेंटर पे पहुँचे। अब जैसे मैंने पिछली बार समझाया था कि जादुई शक्ति जिसकी वो बात कर रहा है मैजिशियन की, वो टैरो कार्ड के इस मैजिशियन की है, जिसका एक हाथ नीचे है, एक ऊपर और उसके सामने उसको हर तरह की चीज दी गई है कि तुझे अपना रास्ता खुद बनाना है और ये एक वो पूरे डेक में ये एक ही वो इंसान है जो अपनी मर्जी से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इसलिए वो इसके बारे में बोल रहा है, लेकिन इस कार्ड का नंबर 1 है, तो ये इंसान जो है ये बहुत ही लॉजिकल है और अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। जबकि जब वो हाई प्रीस्टेस की बात करता है तो वो इससे बहुत अलग है। तो मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगी। बट रा कहता है कि नहीं तुम गलत हो, तो वो कहता है ठीक है तो फिर मुझे सही करो। तो वो रा कहता है पा नाउ यू। नहीं, नहीं, कोई नहीं मैम, ये टैरो से रिलेटेड है, आप दो जवाब। अरे वो तो हो गया। अच्छा। द इंडिगो सेंटर नहीं मैम, इंडीड इज देखो टैरो मोर टैरो में टैर देखो पिछले पार्ट में भी ज़रूरी नहीं है कि मैं ढंग से समझा पाया हूँ।
क्योंकि यहाँ पे ठीक टैरो से रिलेटेड चीज़ है। अब टैरो के तो मास्टर आप हो ना मैम, मैं तो नहीं हूँ ना। ठीक है। तो जो इंडिगो सेंटर इज इंडीड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द वर्क ऑफ द एडेप्ट, हाउएवर इट कैन नॉट, नो मैटर हाउ क्रिस्टलाइज, करेक्ट टू any extent whatsoever imbalances or blockages in other energy centers, they must need be cleared seriatim from red upwards. अब वो कहता है कि वो डॉन ने उसको कहा ना कि इसकी एनर्जी यहाँ नीचे से ऊपर जाती है और नीचे के 3 चक्र जो हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि ये मैजिशियन का काम है। वो मैजिशियन का ताल्लुक आमतौर पे नीचे के 3 चक्रों से होता है। तो रा कहता है नहीं, जो आपके थर्ड आई का जो चक्र है उसकी कितनी भी एनर्जी क्रिस्टलाइज हो जाए, कितना भी वो बैलेंस्ड हो जाए, या आप कितनी भी मेडिटेशन करके उसको खोल लो, वो आपके बाकी के जो चक्र हैं उनको बैलेंस नहीं कर सकता, उनकी ब्लॉकेजेस नहीं खोल सकता। ये आपको नीचे मूलाधार से ही शुरू करना है। तो फिर वो कहता है, आई एम नॉट श्योर इफ आई अंडरस्टैंड दिस, द क्वेश्चन इज हाउ डू डिसिप्लिन्स ऑफ द पर्सनालिटी फीड द इंडिगो रे एनर्जी सेंटर एंड अफेक्ट द पावर ऑफ द व्हाइट मैजिशियन? डज दैट मेक सेंस? अब क्या है कि मैजिशियन के सर के ऊपर ये इंफिनिटी का सिंबल है, तो ये मेडिटेशन करके अपना थर्ड आई जो है वो खोल चुका है, और इसके अगर आप देख रहे हैं यहाँ कमर में कुंडलिनी का सांप बांधा हुआ है, मतलब इसकी कुंडलिनी खुल चुकी है। अब वो कहता है, आप कह रहे हो कि अगर इसका थर्ड आई खुल भी गया तो ये बाकी के चक्र बैलेंस नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता है? तो रा कहता है आपको नीचे रेड मूलाधार से शुरू करके ऊपर जाने की जरूरत है, और इंसान जब मेडिटेशन करता है तो ये बहुत मुमकिन है कि वो सिर्फ अपना थर्ड आई खोल ले और नीचे के तीनों चक्र उसके ना खुले हों। इट इज इजी, लेकिन वो वहां पर एक इम्बैलेंस रहेगा, क्योंकि थर्ड आई खुलने से सिर्फ ये पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है या पीछे क्या हुआ, लेकिन बाकी के चक्र का क्या? तो वो कहता है, यही रा ने उसको बोला, तो रा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो कि थर्ड आई खुल सकता है और वो नीचे के चक्र को बैलेंस नहीं कर सकता, वो एक अलग बॉल गेम है। तो डॉन कहता है कि ठीक है, तो फिर बताओ कि कैसे होता है ये। तो वो कहता है ये तो आप ही ले लो, इसका टैरो से कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पर, इफ यू वांट आई ठीक कैन है टेक मैम, इट। क्वेश्चन नंबर है अपना। नहीं, नहीं, क्वेश्चन नंबर 74.8, है अपना 74.8। 24.8। तो रा कहता है वी वुड बी हैप्पी टू आंसर दिस क्वेरी, वी अंडरस्टूड द प्रीवियस क्वेरी एज बीइंग ऑफ अदर इम्पोर्ट। तो वो कह रहे हैं कि हम खुश हैं, मतलब हमें हमें खुशी होगी इसका जवाब देने में। कह रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि जो पहला जो तुमने सवाल पूछा था वो भी इसी से रिलेटेड है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है द इंडिगो रे इज द रे ऑफ द एडेप्ट, अ ग्रेट डील ऑफ द आंसर यू सीक इज इन दिस सेंटेंस। कहता है कि ये जो इंडिगो रे जिसे तुम बोलते हो ना, इंडिगो यानी आपका ये वाला तीसरी तीसरी आंख। आंख जो है वो वाला। हाँ, कह रहे ये जो होता है ना, कह रहे ये एक एडेप्ट का होता है, मतलब जिसकी एक्सपर्ट। ये एक उसके जिसने अपने एक तरीके से वो एक एक्सपर्ट हो चुका है वो मेडिटेशन करके। कह रहा और इस एक ही सेंटेंस के अंदर तुम देखोगे ना जो हमने बोला है कि भाई इसके अंदर एक एक्सपर्टीज है, एक एक्सपर्ट ही कर सकता है इस काम को, या कर लो धीरे धीरे मेडिटेशन करके वो एक्सपर्ट बन गया। कह रहा है कि इसी के अंदर ही तुम्हें तुम्हारी बातों के कई जवाब मिल जाएंगे। कहते हैं देयर इज एन आइडेंटिफिकेशन बिटवीन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी सेंटर एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट एज इट बिगिंस टू ट्रांसेंड स्पेस टाइम बैलेंसिंग एंड टू एंटर द कंबाइंड realms ऑफ स्पेस टाइम एंड टाइम स्पेस। कह रहे कि अगर उसका ये वाला हिस्सा, मतलब ये तीसरी आंख वाला अगर क्रिस्टलाइज हो गया ना, मतलब अंदर वो क्रिस्टलाइज हो गया, वो बेसिकली डायमंड की तरह चमकने लगा होगा उसका अंदर ही अंदर। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे इच्छाधारी नाग की तरह हो के यहाँ पे कुछ चमक रहा है, कह रहे ऐसे नहीं। वो कह रहे कि अंदर ही उसकी चमचमाहट हो जाती है बहुत बढ़िया वाली। कह रहे इसकी वजह से क्या होता है, वो जो भी काम कर रहा होता है ना, कह रहे उसके अंदर उसकी इंप्रूवमेंट हो जाती है बहुत बढ़िया तेजी से, उसके अंदर वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाता है। और वो जिस जगह पे तुम रह रहे हो ना, कह रहे स्पेस टाइम, कह रहे मतलब जिस जगह पे तुम रह रहे हो यहाँ पर भी अपना संतुलन बना लेगा, और
बाकी जितनी रेल्म है, यानी दूसरे टाइम स्पेस में भी, मतलब एक डेंसिटी, दूसरी डेंसिटी, तीसरी डेंसिटी और इनर प्लेन्स और भी जितनी डायमेंशंस इधर-उधर की है ना, जितनी भी आउटर प्लेन्स, इनर प्लेन्स, एस्ट्रल प्लेन्स, कह रहा सब में उसका संतुलन बन जाता है फिर वो। कह रहा वो इधर से उधर ट्रांसेंड निकल जा सकता है हाँ, ट्रांसेंड ट्रा, मतलब वो इधर से उधर भी निकल सकता है और उधर से उधर भी निकल सकता है, प्रॉपर ट्रांसेंड का संतुलन के मतलब साथ। नहीं, ट्रांसेंड स्पेस टाइम का मतलब है कि वो उसकी कुंडलिनी जैसे शक्ति खुलने लगती है तो इवॉल्व होता है, असेंशन होता है उसका, मतलब वो इस जगह, इस धरती को छोड़ के, अपने शरीर को छोड़ के वो आगे कहीं और किसी और डेंसिटी में भी जा सकता है, या अपने शरीर में रहते हुए भी वो इतना एक्सपर्ट हो सकता है कि वो किसी भी डेंसिटी में ट्रैवल कर सकता है। ट्रांसेंड मतलब बेसिकली वो। पा पा सॉरी, पा सॉरी, वो भरता ना जल जाए तो मैं सॉरी, सॉरी, वो भरता जल ना जाए इसलिए मैं घुमा रहा था उसको। आप अच्छा बोल अच्छा, रहे थे सॉरी, तो। नो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नो नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन बोलो ना आप। हाँ, तो डॉन कहता है अच्छा, तो मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ गलत समझा, मैं देखता हूं तो डेफिनेशन या डिसिप्लिन ऑफ द पर्सनालिटी, एक व्यक्ति व्यक्ति या व्यक्तित्व का नित नेम या उसकी जो दिनचर्या वगैरह है, मैं शायद उसे गलत समझा। मैं ये सोच रहा था कि जो दिनचर्या या नितनेम है एक व्यक्ति का या व्यक्तित्व का, have a balanced attitude towards a single fellow entity would properly clear and balance to some extent the orange ray energy center, कि एक इंसान का एक संतुलित एटीट्यूड है दूसरे इंसान की तरफ, तो उसका जो उसका जो ऑरेंज रे मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो काफी हद तक संतुलित रहेगा और ब्लॉकेजेस भी नहीं रहेंगी। मेरे ख्याल से यही कहा ना, आई वाज अज्यूमिंग दैट द डिसिप्लिन ऑफ अ पर्सनालिटी shall we say have a balanced attitude towards a single fellow entity would properly clear and balance, मतलब एक दूसरे इंसान के साथ उसका जो तालमेल है उसकी वजह से उसका ऑरेंज रे मतलब मणिपुर चक्र मतलब सोलर प्लेक्सस क्लियर और बैलेंस्ड रहेगा। इज दिस करेक्ट? तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि उस व्यक्ति का हाँ, जो सेक्रेल चक्र, सॉरी, मतलब ऑरेंज सेक्रेल सेक्रल चक्र। चक्र हाँ, तो वो कह रहा है कि उसका वो चक्रा बैलेंस रहेगा किसी एक व्यक्ति के साथ अगर वो अपना संतुलन बनाना शुरू कर दे तो। अब इसमें एक मेल फीमेल के बीच में भी हो सकता है, एक मेल मेल के बीच में भी हो सकता है, फीमेल फीमेल के बीच में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनका उनका रिलेशनशिप कैसा है। अब वो वैसा वाला यहाँ सेक्सुअल वाला रिलेशनशिप मत सोचना, यहाँ पर ये सोचना कि उनका आपसी आपसी तालमेल कैसा है तालमेल। बेसिकली, ये कह रहा है, तालमेल हाँ। तो रा कहता है, "वी कैनॉट से दैट यू स्पीक इनकरेक्टली बट merely less than completely. The disciplined personality when faced with an other self has all centers balanced according to its unique balance. Thusly, the other self looks in a mirror seeing itself." तो वो कह रहा है कि देखो हम ये तो नहीं कह सकते कि तुम गलत हो, कह रहा है बस हम ये कह सकते हैं कि तुमने पूरी तरीके से नहीं बताया इसको। क्या और देखो मैम राह कितनी स्वीटली बोलता है, कहता है कि हम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो, कह रहा हम ये कह रहे हैं कि तुमने बात को पूरी तरीके से रखा नहीं। कह रहे हैं कि देखो, एक जो डिसिप्लिन्ड बंदा होगा ना, जिसकी पर्सनैलिटी होगी, जो मेडिटेशन भी कर रहा है और डिसिप्लिन्ड भी है, कह रहा है जब दूसरे को देखेगा ना, उस पहली बात तो ये है कि उसके खुद के चक्र इतने बैलेंस हो चुके होंगे, वो अपने आप को इतना संतुलन में ला चुका होगा, कह रहा और उसका बड़ा यूनिक सा बैलेंस होगा, आपको पता चल जाएगा उसके आस-पास आते ही। मैम ये सच बात है, जिसका ऐसा होता है ना, आप उससे बात करोगे ना, आपको उसके अंदर वो बैलेंस पता चल जाएगा कि हाँ, इसके अंदर वो बैलेंस है, बात करने से ही पता चल जाता है। कह रहे इसीलिए वो जब दूसरे इंसान को देखता है ना, तो उसको ऐसे देखता है जैसे कि वो शीशे के अंदर देख रहा है और ये जो सामने वाला है, वो मैं ही हूँ। कहने का मतलब ये है वो अपने आप को उसके जूते में रख के फिर अपनी बात बोलता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया उसने। सामने वाले को अलग नहीं समझता। वो ये समझ के चलता है, कि सामने वाला मैं ही हूँ लेकिन इसका अनुभव अलग है, तो क्यों ना मैं इसके जूते में अपना पैर रख के देखूँ और फिर मैं समझूँ कि एक्चुअली में ये सोच क्या रहा है। जब वो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे सोच रहा है, तभी तो आपको उसका एग्ज़ैक्ट जवाब दे पाओगे। वरना तो आप अपने हिसाब से सोचते जाओगे, कुछ भी जवाब दे दोगे उसको। कह रहे तो वहाँ पे बैलेंस नहीं होता है, वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाती है चीज़ें।
तो डॉन कहता है द डिसिप्लिन्स ऑफ द पर्सनालिटी आई सी एज द पैरामाउंट वर्क ऑफ एनी हु हैव बिकम कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो वो कहता है मुझे ये लग रहा है, ये नजर आ रहा है कि ये जो एक संतुलित और नितनेम करने वाला जो इंसान है, जो शख्स है, वो उसके लिए ये मेडिटेशन करना या अपना नितनेम करना, ये उसका काम सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और वो एवोल्यूशन का प्रोसेस समझ चुका है, मतलब वो जान चुका है कि अगर मुझे ईश्वर से मिलना है या क्रिएटर के साथ एक होना है, तो मुझे ये सब करने की जरूरत है। तो रा कहता है हाँ, ये ज़रूरत है। बड़े छोटे एक जवाब देता है। फिर डॉन कहता है नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट at is how these disciplines affect the energy centers and the power. Shall I say of the white magician? Could you tell me how it works? तो वो कहता है तो ये जो नितनेम की बात कर रहे हो, एक इंसान मेडिटेशन करता है या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है या जो भी करता है, पाठ पूजा वगैरह, इससे उस मैजिशियन के या इंसान के चक्र और उसके पावर, उसके ऊपर कैसे फर्क पड़ता है, असर कैसे पड़ता है? हाउ डज तो इट वर्क? रा कहता है हाँ, वो कह रहा है कि हाँ, ये चीज़ काम कैसे करती है? मतलब ये डिसिप्लिन और ये उसके ऊर्जा के जो चक्र हैं, वो हो गए। कह रहा और ये जो मतलब जो व्हाइट मैजिशियन का कहने का मतलब है, एक मेडिटेटर इनका कैसे इस्तेमाल करता है और ये काम कैसे करती हैं चीज़ें? कहता है द रा कहता है द हार्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द पर्सनैलिटी इज़ थ्री फोल्ड। कह रहा है जो असली जो इसका वो है ना दिल इस बात का, वो 3 तरीके एक तरीके से जैसे कागज़ के 3 वो कर देते हैं ना, मतलब कपड़े के 3 वो लगा दिए, फ़ोल्ड लगा दिए, कह रहा है उस तरीके से है। कह रहा सबसे पहला काम तो है नो योरसेल्फ मतलब अपने आप को जानो। दूसरा, जब जान लो तो फिर अपने आप को मानो। कह रहा तीसरा, एक्सेप्ट योरसेल्फ मतलब अपने आप को मानो कि भई हाँ, मैं अपने आप को जान तो चुका हूँ। अब है वक़्त मेरे को अपने आप को मानने का। जब मैं पूरी तरीके से अपने आप को जान लूँ, अपने चक्रास को बैलेंस कर लूँ, सारी चीज़ें कर लूँ, कह रहा ये सब कुछ करने के बाद फिर अपने आप को एक्सेप्ट करें। ये ना कहे कि भई र जैसे कुछ पूछ लेते हैं ना हम लोगों से, "अरे! रचयिता ने मेरे से पूछे बिना मेरे को क्यों पैदा कर दिया?" अरे भैया रचयिता ने नहीं किया है, पहले अपने आप को जान तो ले, तेरे को अपने आप पता चल जाएगा कि मैं खुद ही निकल के आया हूँ ये अनुभव लेने के लिए। तो अपने आप तू नॉर्मल हो जाएगा फिर। फिर वो कहता है तीसरा है बिकम द क्रिएटर। कह रहे तीसरा है रचयिता बनने की तैयारी करना कि हाँ भैया मुझे भी रचयिता बनना है। मतलब जैसे रचयिता ने रचना की है, सीखना और फिर अपनी रचना करना। कह रहे ये है 3 स्टेप इसके। फिर वो कहता है द थर्ड इज दैट स्टेप व्हिच व्हेन अकम्प्लिश्ड renders one the most humble servant of all, transparent in personality and completely able to know and accept the other self। कह रहे जो तीसरा स्टेप है ना जब वो क्रिएटर बन जाता है, कह रहे जब ये तीसरा स्टेप जब वो ये तब होता है जब वो मतलब अकम्प्लिश कर लेता है जब इसको ना कि तीसरे स्टेप को जब उसे समझ में आ जाता है कि हाँ यार मैं भी तो क्रिएटर ही हूँ। कहता है तब जाके उसके अंदर वो हम्बलनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा और तब वो सबका सेवक बन जाता है सभी का। कह रहा है और उसकी पर्सनैलिटी बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। छुपना-छुपाना ये सारी चीज़ें नहीं करेगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपके सामने। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सामने बकर-बकर बोलता रहेगा, नहीं। वो रहेगा एकदम शांत, आप उसके साथ रहोगे वो शांत ही दिखेगा आपको ज़्यादातर। यार लेकिन वो दूसरों की सेवा के तत्पर उसी उसी अभ्यास को करता रहेगा, उसी काम को करता रहेगा। और इसी तरीके से वो दूसरों को एक्सेप्ट भी करना शुरू करेगा, जैसे वो हैं वैसे। उनके अंदर कमियाँ ढूँढना बंद कर देगा वो, अगर वो ऐसा है तो। अगर वो इस लेवल पे पहुँच गया है तो। वो कहेगा हाँ यार अभी ऐसा है तो है, अब मैं क्या करूँ? उसका अनुभव अलग है, मेरा अनुभव अलग है। ठीक है, कोई नहीं, करने दो उसको जो कर रहा है। फिर वो एक्सेप्ट करता है और आगे निकलता है, एक्सेप्ट करता है, आगे निकलता है। ऐसे ही करता चला जाता है। फिर वो कह रहा है, इन रिलेशन टू द परसूट ऑफ द मैजिकल वर्किंग, द कंटिन्यूइंग डिसिप्लिन ऑफ द पर्सनैलिटी इन्वॉल्व्स द एडेप्ट इन नोइंग इटसेल्फ, एक्सेप्टिंग इटसेल्फ एंड thus क्लियरिंग द पाथ टुवर्ड्स द ग्रेट इंडिगो गेटवे टू द क्रिएटर। कह रहा है और हाँ, अब जब तुम ये बात कर रहे हो इस बारे में मतलब ये तो हमने तुम्हें बता दिया कि हाँ, ये 3 तरीके हैं, पहले लेवल पे। कह रहा है इसके आगे जो होता है, इसके आगे मान लो तुम्हें ये सिद्धियाँ वगैरह प्राप्त करनी है और ये मैजिकल तरीके की चीज़ें करनी है, तो इसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, इसके लिए जो आपको
प्रॉपर आपकी लाइफ में होना चाहिए कि हाँ भाई, इस तरीके से मेरे को काम करना है, तो आपको तब भी कंटिन्यूअसली अपने आप को समझना है, जानते चलना है अपने आप को, मेडिटेशन के द्वारा ही करते चलना है और अपने आप को एक्सेप्ट भी करते हुए चलना है कि हाँ, मैंने आज इतना सीख लिया, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेंस आ गई। फिर अगले दिन इतना सीख लिया, फिर उसकी एक्सेप्टेंस आ गई। फिर अगले दिन इतना सीख लिया, फिर उसकी एक्सेप्टेंस आ गई। फिर ऐसे ही करते-करते धीरे-धीरे चलना है आगे और अंत तक पहुँचते-पहुँचते ये तुम्हारे को ले जाएगा तुम्हारे इंडिगो गेटवे टू द क्रिएटर, यानी तुम्हारी तीसरी आँख खोल देगा धीरे-धीरे। एकदम से खोलोगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा, उसने पहले ही बोल दिया। अब वो ये कह रहा है अगर धीरे-धीरे खोलते हुए चलेगा तो तब जाके वो उस रचयिता के गेट पे पहुँच जाएगा, क्योंकि अब वो हम्बल हो चुका है। हम्बल हो जाएगा तो उसको अगर कुछ पावर्स मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा वो। और क्रिएटर ये पावर्स देता ही तब है जब कि उसको लगता है कि हाँ, भई अब ये इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, दूसरों की सेवा के लिए करेगा। बेसिकली तभी मिलती है ये। तो वो कहता है, "टू बिकम द क्रिएटर इज़ टू बिकम ऑल दैट थ्री इज़, ऑल दैट देयर इज़।" हाँ। कह रहा है रचयिता बनने के लिए तुम्हें सब कुछ बनना है। मतलब जितनी चीज़ें हैं तो सब कुछ तुम ही हो जाओगे। कहने का मतलब है रेनबो बॉडी बाहर निकली बुंग करके आप सब कुछ बन गए। इसी हवा के अंदर घुल गए और अब आप जो शेप चाहो वो ले सकते हो। जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इधर इस गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी से तीसरी गैलेक्सी, इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड आराम से घूमो। तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। कह रहा देयर इज देन नो पर्सनैलिटी इन द सेंस विद व्हिच द एडेप्ट बिगिंस इट्स स्पीच लर्निंग। कह रहा इसके बाद कोई पर्सनैलिटी नहीं रह जाती है उस सेंस के अंदर कि वो जो व्यक्ति इस काम को कर रहा है ना, तो उसकी खुद की दूसरों को सीखने और सिखाने का काम शुरू हो जाता है फिर उसके बाद। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि अभी जैसे मैंने बोला कि भई रेनबो बॉडी बन के वो एकदम से ऑल दैट देयर इज़ वो बन गया। इसमें दोनों केसेज़ हो सकते हैं, या तो रेनबो बॉडी बाहर निकाल ले या इसी प्लैनेट के ऊपर रहते हुए, इसी शरीर के अंदर रहते हुए इसको ऐसा कर ले कि जब मन करे इसी डायमेंशन के अंदर वो गायब हो जाए, इसी डायमेंशन के अंदर वापस आ जाए। ये भी पॉसिबल है, दोनों केसेज़ पॉसिबल है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी अगर आप एक हम्बल तरीके से आगे चल रहे हो और पहले के 3 स्टेप तो प उसके लिए मस्ट हैं ही हैं, वो तो उसने बोल ही दिया। फिर वो कह रहा है as the consciousness of the indigo ray becomes more crystalline, more work may be done, more may be expressed from intelligent infinity। कह रहे जैसे-जैसे तुम्हारा ये इंडिगो वाला चंद यानी तीसरी आँख और ज़्यादा क्रिस्टलाइन होती चली जाएगी ना, मतलब और ज़्यादा चमचमाहट आनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर, अंदर ही अंदर। कह रहे तो तुम और काम कर पाओगे और अच्छे तरीके से उस अनंत रचयिता की बात को और दूसरों के सामने बेहतर तरीके से रख पाओगे। कह रहे ये सारी चीज़ें कर पाओगे तुम उसके बाद। तो डॉन कहता है कि आपने बोला था कि लोगों की सेवा करने का जो काम है, इसके ऐसा करने से बहुत सारी रोशनी, ईश्वर की लाइट की रोशनी, बहुत सारी ताकतवर रोशनी आती है। क्या आप मुझे ज़रा इसके बारे में ढंग से बता सकते हो, समझा सकते हो कि ये कैसे आती है, इसके फ़ायदे क्या हैं? तो मैम रा कहता है कि देयर आर साउंड वाइब्रेटरी कॉम्प्लेक्सेस व्हिच एक्ट मच लाइक द डायलिंग ऑफ योर टेलीफोन। कह रहा है ऐसे कुछ शब्द हैं जो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे तुमने ये टेलीफोन पे अपना किसी का नंबर डायल कर दिया हो। कुछ शब्द के बारे में बात कर रहा है और अभी आगे जाके आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस सेशन के अंदर, अभी देखना क्या बताएगा वो। कह रहा है ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको अगर तुम बोलो तो ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई टेलीफोन नंबर डायल कर दिया हो किसी का। कह रहा है व्हेन दे आर एप्रोप्रिएटली वाइब्रेटेड विद अकम्पनिंग विल एंड कंसंट्रेशन, it is as though many upon your metaphysical or inner planes received a telephone call। कहता है कि और अगर तुमने इसका उच्चारण सही से किया और अपनी इच्छा और अपनी पूरा फोकस लगाया, अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगाई, मतलब ध्यान अवस्था में तुम बैठे हुए हो, उसका सही से उच्चारण भी कर रहे हो। कह रहे तो ऐसा हो जाता है जैसे कि तुमने आध्यात्मिक वर्ल्ड की जितनी भी एंटिटीज है उनको और जो तुम्हारे इनर प्लेन्स हैं, यानी जो तुम्हारी धरती के नीचे रहते हैं, कह रहे उनको जैसे तुमने टेलीफ़ोन कर दिया हो कि हाँ भाई, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए और भाई बता क्या चल रहा है लाइफ़ कैसे मत जानी लाइफ़, क्या चल रहा है लाइफ़ में? कह रहे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर। कह रहे दिस हुँ। कॉल दे आंसर बाय देयर अटेंशन टू योर वर्किंग। कह रहे और इस कॉल का जवाब वो इस तरीके से देते हैं कि जो तुम्हारी अटेंशन है ना, उस टाइम पे जहाँ तुम्हारा फ़ोकस लगा हुआ है, कह रहे उसके अंदर वो तुम्हारे का जो तुम काम कर रहे हो ना, उसके अंदर फिर वो तुम्हारी हेल्प करनी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल मैम, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तभी देखना। फ्रिज में आपके मटर पनीर मिल गया था आपको।
मटर आलू, सॉरी। हाँ। हाँ, मटर पनीर। ठीक। तो हुँ। फिर डॉन पूछता है, देर आर मेनी ऑफ दीज, द वंस मोस्ट ऑब्वियस इन आवर सोसाइटी आर दोज यूज्ड इन द चर्च रादर देन दोज यूज्ड बाय द मैजिकल adept. What is the difference in the effect of those used, say in the church, in our various churches, those specifically magical incantations used by the adept? तो जब वो कहता है कि कुछ मंत्र होते हैं, साउंड वाइब्रेटरी कॉम्प्लेक्स, या नाम से मतलब उसके कि मंत्र होते हैं या कुछ प्रार्थनाएं होती हैं कुछ इस तरह से, तो वो कहता है ऐसी तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की होती हैं, और ज्यादातर ये हमारे सोसाइटी में चर्च में, मतलब उस वो लोग तो क्रिश्चियन है, वो लोग तो सिर्फ चर्च के बारे में जानते हैं, तो वो कहता है चर्च में इस्तेमाल होती हैं। मैजिकल या जादूगर या आध्यात्मिक लोग इसे कम इस्तेमाल करते हैं, चर्च में ज्यादा होती है। तो ये एंड दो स्पेसिफिकली मैजिकल इनकेंटेशंस, हाँ बस यही बोला उसने। ये हाँ, इनमें अलग अलग, क्योंकि इतने सारे तरह की हैं, तो इनमें फर्क क्या है, अलग अलग तरह के जो लोग अलग अलग मंत्र यूज करते हैं, तो उनमें फर्क क्या है? तो रा कहता है, इफ ऑल इन योर चर्चेज वर एडेप्ट्स, कॉन्शियसली फुल ऑफ विल, ऑफ सीकिंग, ऑफ कंसंट्रेशन, ऑफ कॉन्शियस नॉलेज ऑफ द कॉलिंग, देयर वुड बी नो डिफरेंस। कह रहा है कि अगर तुम्हारे सारे चर्चेज के जितने भी एडेप्ट्स, मतलब जो वहां पर पूजा पाठ करते हैं, जो मेन जो वहां के पंडित पुजारी जो भी कह लो, जो भी चर्चेज में जो भी होते हैं, फादर पादरी कह लो, कह रहे जितने भी होते हैं, अगर ये अपनी पूरी इच्छा का इस्तेमाल करें और ढूँढने की भी इच्छा हो इनकी उस रचयिता के बारे में जानने की, और अपना फ़ोकस यानी कंसंट्रेशन भी लगाएँ, और अपनी कॉन्शियस नॉलेज ऑफ कॉलिंग, और उन्हें पता हो कि भई इस तरीके की कॉलिंग होती है। तो कहते हैं कि वो जितने भी शब्द मिलेंगे उनको भी सुनने के लिए, जितने भी उच्चारण उनको सुनने के लिए मिलेंगे, कह रहा है उनके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा तुमको। कह रहा है तुम्हें हर जगह पे एक ही तरीके की हेलो। इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हेलो? हेलो? हाँ नहीं, बीच में आवाज चली गई थी इसलिए बोला। हाँ, तो वो कह रहा है कि अगर जितने भी चर्चेज़ हैं, जितने भी उनके अंदर काम करने वाले, या कह लो जो मतलब पादरी वगैरह हैं या पंडित वगैरह हैं, कि आप सभी कुछ में मान लो यार इसको। तो कह रहा है कि अगर वो अपनी पूर्ण इच्छा से और अपनी पूरी इच्छा से जानने की कोशिश करें और अपनी पूरा फ़ोकस लगाएँ, और उन्हें पता हो कि भई इस तरीके की कॉलिंग होती है, मतलब मेडिटेटिव स्टेट में तुम इस तरीके से कॉल कर सकते हो। तो कहते हैं तब तुम्हें जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, तो तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन के अंदर। सारी एक जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुमको। मतलब इस तरीके के जो ये मंत्र और उच्चारण जो तुम बोल रहे हो। कह रहा द एफिकेसी ऑफ द कॉलिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ द मैजिकल क्वालिटीज़ ऑफ दोज़ हू कॉल। कह रहा है इसके जो इफ़ेक्ट है ना, जो पड़ता है, कह रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसे बुला रहा है, मतलब जो इस इन्फॉर्मेशन को माँग रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कितनी मैजिकल है। मतलब वो उसका झुकाव कितना है उस रचयिता की तरफ, कितने दिल से, कितने उससे मतलब माँग रहा है वो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन को, कह रहा है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कह रहा है कि देयर इज़ कह रहा है दैट इज़ देयर डिज़ायर टू सीक द अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस डिज़ायर्ड। कह रहा है अगर उनकी ये इच्छा है कि भई वो बाकी भी स्टेट जितनी भी हैं, मतलब बाकी मतलब प्लेन्स, मतलब एस्ट्रल प्लेन हो गया, उधर बाकी तुम्हारे डेंसिटीज़ हो गई, और भी जितनी भी डेंसिटीज़ के अंदर सब सब डेंसिटीज़ हो गई। कह रहा है अगर उनको वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, अगर उनकी इच्छा होगी, तो कहते हैं कि तब उनकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर वो चाहें तो। पर मैक्सिमम टाइम पे तो सारे मान के बैठे हैं, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन मिलनी मुश्किल है, क्योंकि कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा फर्दर। चलो एनीवेज़ वो तो जो भी है राह ने पहले ही बोल दिया था। जब तक जानोगे नहीं तब तक, जब मान के बैठ गए तो जानना तो मतलब ही नहीं है फिर तो कोई। घड़े को पहले खाली करना पड़ता है। तो करेक्ट। डॉन कहता है, in selecting a protective ritual, we finally agreed upon the banishing ritual of the lesser pentagram. I assume that these sound vibratory complexes are a type you speak for the alerting of those on the inner planes. वो कहता है कि जब हम ये भूत प्रेत भगाने के क्रिया ढूंढ रहे थे, या हमने फाइनली डिसाइड किया कि लेसर पेंटाग्राम जो है, जो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, हमने वो इस्तेमाल करने की सोची। और हम ये समझते हैं कि जो
मंत्र हम बोल रहे हैं, these sound vibratory complexes are the type you speak for मैम alerting. आप हाँ अभी बोलो, बीच में ना आपकी आवाज बड़ी ब्लर सी हो गई थी एकदम से आवाज आपकी बीच में। अब आ रही है? नहीं मैम अभी भी कर रही है। हेलो, हेलो, एक सेकंड रुकना। हेलो, हेलो। आई? अब थोड़ी बेटर हुई है। हाँ आप बोलो। हाँ वो मेरा आई थिंक मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो वो कहता है कि हमने लेसर पेंटाग्राम यूज करने की सोची, और मैं समझूं कि ये जो शब्द या नाम मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, यही इस्तेमाल करते हो, या पता नहीं शायद मंत्रों की बात कर रहा होगा। आप यही इस्तेमाल करते हो। इनर प्लेन्स मतलब धरती के अंदर जो लोग हैं उनकी बात कर रहा है ये पा। हाँ मैम। तो उनको बताने के लिए ये इस्तेमाल करते हो आप। कहाँ गया? वो था तो सही यहाँ पर अभी, लेसर पेंटाग्राम। अच्छा नहीं, तो बेसिकली मोटा मोटा ये वो ये पूछ रहा है डॉन कि ये जब वाला। हम ये रिचुअल करते हैं अपना लेसर पेंटाग्राम वाला ये वाला मैम इसका आपको जो सबसे बढ़िया आपको याद है वो बुक उसने सजेस्ट की थी वो गोल्डन डॉन करके गेट पता नहीं ऐसे हाँ करके कुछ हाँ थी। तो इसका हाँ। इसका पूरा रिचुअल आपको उस किताब में मिलेगा क्योंकि ये लोग भी उसी किताब से रेफर करके कर रहे थे। मैंने हम्म। आपको पहले भी बताया था ये। तो हाँ वो कह रहे हैं कि उसके अंदर कुछ वर्ड्स बोलने पड़ते हैं उनका उच्चारण करना पड़ता है। कह रहे जब हम्म वो करते हैं तो ये जो इनर प्लेन की जो एंटिटीज होती है ना जो नीचे रहती हैं धरती के नीचे इसका ध्यान रखने के लिए धरती का कह रहे इनको अलर्ट कर देती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कह रहा है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ये उनको अलर्ट कर देती है इस काम के लिए कि हाँ यहाँ पर ये डॉन वगैरह इन लोगों को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है तो तुम लोग भी इनको सपोर्ट करना। अच्छा। तो डॉन कहता है, if we had constructed a ritual of our own with words used for the first time in the sequence of protection, what would have been the relative merit of this with respect to the ritual that we chose? कहता है अगर हम अपना कोई क्रिया करना चाहें और अपनी मर्जी के हिसाब से पहली बार रक्षा के लिए कोई इस तरह के मंत्र तैयार करना चाहें, तो उसके असर में और इस जो अभी हमने लेसर पेंटाग्राम का किया, इसके असर में क्या फर्क होता? तो रा कहता है अस, इट वुड बी लेस। इट वुड असर बी कितना लेस होता? इन कंस्ट्रक्टिंग असर हाँ कह रहा है इट वुड बी लेस in constructing ritual it is well to study the body of written work which is available। अच्छा for names of positive or service to others power are available। कह रहा है कि अगर तुम लोग करते तो इसका प्रभाव जो पड़ता ना बहुत ही कम होता। कह रहा है कि अपना खुद का अगर तुम रिचुअल बनाओगे ना तो उसके अंदर क्या कहते हैं कोई फायदा है नहीं। कह रहे जब तुम्हारे पास ऑलरेडी रिटर्न चीजें अवेलेबल हैं और तुम उनसे उनका इस्तेमाल कर सकते हो पॉजिटिव एंटिटीज को बुलाने के लिए जो दूसरों की सेवा में काम कर रहे हैं तो उनकी ताकतें और उनकी शक्तियां तुम्हारे पास तो अवेलेबल हैं ही तो क्यों ना उनका इस्तेमाल करो। यार तुम अपना बनाने के लिए बैठोगे तो उसमें कहीं ऊपर नीचे हो सकता है एक बार को तुम्हें ना पता हो। या तो जो चीज अवेलेबल है उसका करो ना इस्तेमाल। तो पा मैं तो खुद अपने ही बना लेती हूँ। मतलब बना क्या लेती हूँ, मंत्र मैं अपने नहीं बनाती, लेकिन ये रिचुअल विचुअल पेंटाग्राम लेसर पेंटाग्राम मैं तो खुद ही अपने मतलब जो ध्यान में आता है कर लेती हूँ। लेकिन असल मैंने आपको हमेशा बोला है मैम अपने अपनी कलाकारी मत दिखाया करो। मैंने आपको हमेशा रोका है इस चीज के लिए लेकिन मैं भी क्या करूँ आपकी आजादी का उल्लंघन मैं भी नहीं कर सकता हूँ। फिर आपको जैसा नहीं, ठीक और लगता है आप कर आपको लो। ये कैसे पता? मैं पहली बात तो ये है कि मुझे ये आते कहाँ से हैं। मुझे तो मैंने तो ये कभी सीखे नहीं, इसके बारे में कोई कोर्स किया नहीं, विचक्राफ्ट वगैरह ये वो। मैं तो जहाँ पे कुछ हम्म। मुझे मुझे जैसा समझ में आता है, जैसा ठीक लगता है मैं करती हूँ, एंड दे वर्क वंडरफुली। तो ठीक है, हाँ मतलब क्या पता अगर कर शायद जाते हैं तो किसी। ठीक है लेकिन मैम मैं देखो पर्सनली देखो आपको मैं अपने लेवल पे एक चीज बोलूँ। मैं आपको सीरियसली सजेस्ट करूंगा आप ना ये वाली गोल्डन डॉन वाली जो बुक है ना एक बार पढ़ के देखो। हो सकता है कि हमसे भी कुछ चीज मिस हो रही हो। जरूरी नहीं है कि हाँ हमको सारी चीजें पता हो। चलो चलो ठीक है। लकीली रा ने एक रिचुअल दे दिया हम लोगों को हम उसको कर लेते हैं। बट जितनी ज्यादा नॉलेज हो उतना अच्छा है नॉलेज की तो कोई वो है नहीं ना। अब मुझे तो नॉलेज ये तो कहीं नहीं से कुछ पता भी था, मिल जाए लेकिन मैंने अपने हिसाब से ही वो मंडला वगैरह जो है मैंने तो अपने हिसाब से बनाए थे।
मुझे तो ये सब चीजें नहीं मालूम हाँ, थी। मेरे को तो जो नहीं मेरे, कोई बात ये नहीं। भी हो सकता है कि किसी पिछले जन्म या पिछले किसी डेंसिटी की कोई याददाश्त हो जिसकी वजह से मैं कर बिल्कुल लेती हूँ। पॉसिबल है, पता नहीं, कल बिल्कुल पॉसिबल है। आप नहीं थे ना मेरे ख्याल से मेडिटेशन में। मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन से मंडलास बनाए थे। और मतलब ये कुछ 2-3 ही है, बाकी तो और भी बहुत सारे हैं। एक तो ये हो गया लेसर पेंटाग्राम वाला। आई डोंट नो, मैंने बस कहीं देखा और मुझे अच्छा लगा, मैंने बना लिया। एक ये फ्लावर ऑफ लाइफ वाला है, ये मैं यूज करती हूँ। एक ये और है, ये कुछ पता नहीं कहाँ से देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने बना लिया। कुछ तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, तो कहाँ से बनाती हूँ पता नहीं, बट यस दे वर्क एंड दे वर्क वंडरफुली। तो खैर, होगा कुछ। फिर डॉन कहता है, आई विल मेक एन एनालॉजी टू द लाउडनेस ऑफ रिंगिंग ऑफ द टेलीफोन इन यूजिंग द रिचुअल एज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रैक्टिशनर्स यूजिंग द रिचुअल टेलीफोन। तो वो कहता है कि अच्छा, वो कहता है कि मैं इसका कंपैरिजन करूंगा कि जैसे टेलीफोन बहुत जोर से बजता है उसकी आवाज, और ये जो क्रिया हम करते हैं इसका जो असर है, जो करने वाले लोग हैं, जो ये क्रिया इस्तेमाल करते हैं, ये मंडला वगैरह जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं रिचुअल करने के लिए, आग इस्तेमाल करते हैं या क्रिस्टल्स यूज करते हैं, तो टेलीफोन जिस तरह से जोर से बजता है तो इसका असर, उसका मैं दोनों का कंपैरिजन करना चाहता हूं। नाउ आई सी सेवरल थिंग्स अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ द रिचुअल। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्रिया के ताकतवर होने में या उसका असर गहरा होने में बहुत सारी चीजें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, या बहुत सारी चीजों का महत्व है। पहला तो है कि करने वाले की इच्छा कितनी तीव्र है, their ability to invoke the magical personality, their ability to visualize while performing the ritual। एक तो ये है कि वो अपने जादुई पर्सनालिटी या अस्तित्व को, या क्या बोला था इन्होंने वो वर्ड, कहाँ गया वो, व्यक्तित्व। अच्छा, व्यक्तित्व। तो जादुई व्यक्तित्व को इन्वोक करना मतलब के हीलर टाइप, मेरे ख्याल से। और एक वो अपनी तीसरी आंख, मतलब जब मैं कई बार कहती हूँ कि अपने मन की आंखों से देखो, तो वो जो विजुअलाइज करना होता है, अपने आंख, अपने आंखें बंद करके देखना कि कोई चीज हो रही है क्रिया करते वक्त, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। First, let me ask you as to the relative importance of those items and how each may be intensified। एक तो आप मुझे ये बताओ कि ये दोनों कितने जरूरी हैं। बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि मुझसे विजुअलाइजेशन नहीं होता। बहुत लोग मुझसे ये कह चुके हैं, क्योंकि जब मैंने हेमी सिंह के कुछ मेडिटेशंस ट्रांसलेट करके यूट्यूब पे डाले थे, और जब मैं काफी लोगों को बोल रही थी कि किया करो, बहुत सारे लोगों का फीडबैक ये था कि मुझे विजुअलाइजेशन नहीं होता, मुझे नहीं आता। तो वो इस बारे में पूछ रहा है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मुझे ये भी बताओ, वो कह रहा है कि इसको अगर किसी इंसान को ठीक से नहीं आता, या इसमें कैसे तीव्रता लाई जाए, इनको कैसे इंटेंसिफाई किया जाए ताकि एक इंसान इसे ढंग से कर सके। तो रा कहता है, दिस क्वेरी बॉर्डर्स अपॉन ओवर स्पेसिफिसिटी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एडेप्ट टू फील इट्स ओन ग्रोथ एज टीच लर्नर। वो कह रहा है ये जो सवाल जो तुम पूछ रहे हो ना, ये तो तुम ज्यादा अंदर घुस गए हो उसके अंदर, बिल्कुल एकदम बॉर्डर लाइन पे हो इस वक्त तुम। मतलब एक चीज की बिल्कुल ही उसकी, जैसे होता है ना कि बाल की खाल खींच लेना, यार बस उसके बॉर्डर पे ही हो तुम, बस इसकी बाल का खाल खींचने वाले हो। कह रहे कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, जो इंसान इस चीज को सीखना चाह रहा है ना, वो अपनी ग्रोथ के लिए टीच और लर्नर, मतलब खुद सीखे इस चीज को। तुम सारा कुछ हमसे ही सीख लोगे तो तुम करोगे क्या जीवन के अंदर, हमें ये तो बता दो। सब कुछ ही गोद में चाहिए तुमको। तो फिर वो आगे कह रहे हैं कि वी मे ओनली से दैट यू करेक्टली सरमाइज द पैरामाउंट इम्पोर्ट ऑफ द मैजिकल पर्सनैलिटी।
दिस इज अ स्टडी इन इटसेल्फ। कह रहा है हम तुम्हें ये कह सकते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा कि ये मैजिकल पर्सनैलिटी बनाने के लिए ना, मतलब ये इस तरीके की पर्सनैलिटी अपनी बनाने के लिए, इस तरीके की एडेप्ट बनने के लिए, या कह लो इस तरीके का हाई एंड जादुई मेडिटेटर या एक्सपर्ट व्यक्तित्व बनने के बनाने के लिए, लिए। हम्म। जादुई जादुई व्यक्तित्व बनाने के लिए, कह रहा है कि ये अपने आप में एक तरीके की पढ़ाई है, इसको भी करना। ऐसा नहीं है कि एक रात में हो जाएगा तुम्हारे साथ। कह रहा है विद द एप्रोप्रिएट इमोशनल विल, पोलैरिटी एंड प्योरिटी, वर्क मे बी डन विद और विदाउट प्रॉपर साउंड वाइब्रेशन कॉम्प्लेक्सेस। कह रहे कि अगर तुम सही ढंग से अपने इमोशंस और अपनी दृढ़ शक्ति का इस्तेमाल करो, दूसरा अपनी पोलैरिटी का इस्तेमाल करो कि भाई मुझे पॉजिटिव साइड में जाना है या नेगेटिव साइड में जाना है या इनके बीच में संतुलन बनाना है, कह रहे उसका इस्तेमाल, कह रहे और इसकी शुद्धता, कह रहा अगर तुम इन सब का इस्तेमाल करोगे ना अपने अंदर की इन सब चीज़ों का, कहता तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो इस तरीके का, चाहे फिर तुम्हारे पास इस तरीके के शब्दों के उच्चारण हो या ना हो, मतलब इस तरीके के शब्द अवेलेबल हो तुम्हारे पास या ना हो। मंत्र। कह रहा है कि हाउएवर देयर इज नो नीड फॉर ब्लंट इंस्ट्रूमेंट व्हेन द स्कैल्पल इज अवेलेबल। कह रहा है कि हालांकि हम तुम्हें ये कहेंगे भाई साहब, ऐसी किसी मतलब मंद बुद्धि का होने का क्या फायदा जब तुम्हारे पास छुरी अवेलेबल है। तो जब तुम आराम से छुरी से जब वो कट सकती है चीज, तो जरूरी है कि वो उठा के उसके ऊपर पूरा पत्थर ही फेंक के मारोगे? कोई फायदा नहीं है। आराम-आराम से धीरे-धीरे सीखते जाओ बस। ज़्यादा नहीं, वो ये मतलब यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल। यहाँ यहाँ पे उसने ये कहा, स्कैल्पल वो होता है जिससे ऑपरेशन के वक्त सर्जन्स जो होते हैं वो आपके शरीर को काटते हैं। तो वो कहता है जब वो अवेलेबल है, जब आपकी अपनी इच्छा शक्ति, आपकी दृढ़ता, आपकी पवित्रता अवेलेबल है, तो आपको ये ऊपरी चीजें जो हैं, मतलब ब्लंट इंस्ट्रूमेंट मतलब वो छुरी जिसमें धार नहीं है, तो आपको वो चीजें, ऊपरी चीजों की जरूरत ही क्या है? आपको ना मंत्रों की जरूरत है, ना आपको किसी क्रिया की जरूरत है। आपकी मेन जरूरत ये है कि आपकी इच्छा क्या है, वो कितनी प्योर है, और आपका इंटेंशन क्या है कि आप किस पोलैरिटी से, किस इच्छा से जो भी कर रहे हो। अगर आप किसी का बुरा करने के लिए कर रहे हो, किसी का भला करने के लिए कर रहे हो, तो आपकी इंटेंशन फिर वो कितनी तीव्र है कि क्या सच में आप पूरे दिल से कर रहे हो। तो इसका कंपैरिजन उसने एक बिना धार की छुरी और स्कैल्पल से किया, ये कहा उसने। तो फिर डॉन कहता है, आई अज्यूम दैट द रीजन दैट द रिचुअल्स दैट हैव बीन यूज्ड प्रीवियसली आर ऑफ इफेक्ट इज दैट these words have built a bias in consciousness of those who have worked in these areas, so that those who are of distortion of mind that we seek will respond to the imprint in consciousness of these series of words। तो डॉन कहता है मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो तंत्र मंत्र पूजा जाप और विधियां जो करते हैं, क्रियाएं जो करते हैं, ये वो इसलिए करते हैं या ये चली आ रही हैं क्योंकि ये बहुत सालों से कर रहे हैं, और पहले के समय में इनका असर वो देख चुके हैं, तो उनके दिमाग में बैठ गया है कि हाँ यही सही है। और सो दैट दोज हु आर ऑफ डिस्टर्ब, और जिन लोगों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है या क्लैरिटी नहीं है, कि वो मतलब समझ नहीं पा रहे कि सही क्या है गलत क्या है, वो लोग इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपना कार्य कर सकें। तो उनके दिमाग में ये है कि इतने सालों से लोग कर रहे हैं तो यही सही है, यही करना चाहिए। तो एंड में वो ये भी तो कहता है क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ। तो रा कहता है कि दिस इज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट करेक्ट। अरे काफ़ी हद तक तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि हाँ यार, इतने ड्रामा की ज़रूरत क्या है, चुपचाप अपना बैठ जाओ मेडिटेशन के अंदर, अपने चुपचाप करते रहो, ध्यान अवस्था में बैठ जाओ। क्या ड्रामा है इन सब चीज़ों का? क्या ज़रूरत क्या है इन चीज़ों की? लेकिन आगे फिर वो ये भी बोलता है, कहता है द एक्सेप्शन इज़ द साउंडिंग ऑफ सम ऑफ व्हाट यू कॉल योर हिब्रू एंड सम ऑफ व्हाट यू कॉल योर संस्कृत वॉवेल्स। वो कह रहा है कि लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। तुम्हारे यहाँ के कुछ ऐसे शब्द हिब्रू के भी हैं और कुछ संस्कृत के भी हैं, कह रहे जो बड़े पावरफुल है। वो कह रहे दीज साउंड वाइब्रेशन कॉम्प्लेक्सेस हैव पावर बिफोर टाइम एंड स्पेस एंड रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ लाइट व्हिच बिल्ट ऑल दैट देयर इज। कह रहा है कि इनकी इन दोनों भाषाओं के अंदर, हिब्रू में भी और संस्कृत में भी, कह रहे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी पावर है कि वो जब समय
और जगह नहीं थी, यानी रचयिता था जब केवल प्योर थॉट था। कह रहे उस टाइम की कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसके अंदर, उस मतलब उस लाइट की जिसने ये सारा कुछ रचा है पूरा ब्रह्मांड। केवल इन 2 भाषाओं में है, ओम हिब्रू में और भूर्भुवस्सुवः संस्कृत में। तत्सवितुर्वरेण्यं हुँ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो भर्गो यो नः देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। तो हुँ। डॉन पूछता लेकिन है उसने अगर कहा है कि ऐसा है। कुछ में है, ऐसा नहीं है सब में है। उसने ये कहा है हाँ, कुछ में हाँ। है, सब में हाँ, नहीं, हाँ। अब ढूँढो किसमें है। हाँ, तो वो कहता है कि इन शब्दों में या मंत्रों में ऐसी ताकत क्यों है? जो असली ताकत होती है ना, जब आप कोई भी मंत्र बोलते हो, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं, इसमें असली ताकत होती है। जब किसी मंत्र के आगे पीछे ओम लगता है, स्वाहा लगता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं लगता है, श्रीम लगता है, उससे इसकी ताकत बढ़ जाती है। अगर आपको याद होगा, पिछले सेशन में वो यहोवा का जो है, उसमें उसने शिन ऐड किया था। सो इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। हाँ, यस पा। तो सवाल वो कह रहा है कि इन शब्दों के अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मतलब ऐसी कौन-सी प्रॉपर्टी है इनकी कि इतने पावरफुल शब्द हैं ये? तो वो कह रहा है कि द कॉरेस्पोंडेंस इन वाइब्रेटरी कॉम्प्लेक्स इज़ मैथमेटिकल। कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं है इसके अंदर मैथमेटिक्स है। वो मैथमेटिक्स इस तरीके की है जिसकी वज़ह से पूरी रोशनी बनी और उस रोशनी से पूरा ब्रह्मांड ही रच दिया रचयिता ने। कह रहा है एट दिस टाइम वी हैव इनफ ट्रांसफर्ड एनर्जी फॉर वन फुल क्वेरी। कह रहा है अभी हम एक आखिरी सवाल के लिए हमारे अभी है मतलब ट्रांसफर्ड एनर्जी जो तुमने कार्ला को दी हुई है, अभी बची हुई है, आखिरी सवाल चाहो तो पूछ लो। तो वो लेकिन अच्छा डॉन सवाल कह बोला इसने ये नहीं इसने मैम ये नहीं बोला कि इसने एक्चुअली में एक चीज़ क्लियर कर दी कि भाई इन शब्दों के अंदर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, जिसकी वजह से मतलब कई जगहों पे रचयिता ने रचना की है, इनका इस्तेमाल करके। वो इसलिए कि अब मुझे तो वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं आती, लेकिन जो आती है उसके हिसाब से जब आप पर्टिकुलर कोई साउंड बोलते हो, तो वो साउंड का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। जैसे कि नाम है, तो नाम गिन्नी जो है उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है, जो वाइब्रेशन है, जो भी टोटल आएगा या उसका एक नंबर होगा। तो जो 369 वाइब्रेशन के होते हैं, वो गॉड एनर्जी होती है। 639, 963, ये गॉड एनर्जी होती है, क्योंकि 369 इज एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु महेश। और बाकी के जो नंबर्स होते हैं, इसीलिए आप जो भी म्यूजिक सुनते हो, उस म्यूजिक का जो मेगाहर्ट्ज होता है, वो सब्लिमिनल या सॉल्फिगो फ्रीक्वेंसी क्यों बनती है? क्योंकि उसका टोटल कोई भी आप उठा के ले लो, टोटल उसका 369 होगा। तो वो आपके शरीर पे इस तरह से असर करेगा कि आपके चक्र खोल देने की ताकत रखता है और आपको असेंशन में हेल्प कर सकता है। ऐसा है। तो डॉन कहता है कि ये जो जिन लोगों ने संस्कृत और हिब्रू के ये मंत्र बनाए या उन्होंने तय किया कि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उन्हें पता कैसे चला या उन्होंने कैसे तय किया कि इस मंत्र के लिए फलाने यही मंत्र, इस काम के लिए फलाने यही मंत्र इस्तेमाल करने हैं? तो मैम रा कहता है इन द केस ऑफ हिब्रू दैट एंटिटी नोन एज याहवे एडेड दिस नॉलेज थ्रू इम्प्रेशन अपॉन द मटेरियल ऑफ जेनेटिक कोडिंग व्हिच बिकेम लैंग्वेज एज यू कॉल इट। ओ तरीका वो कह रहा है कि ये जो हिब्रू है ना, इस केस में अगर तुम देखोगे तो जो याहवे आया था ना तुम्हारे यहाँ पे, कह रहे उसने ये नॉलेज इस तरीके से दी थी कि वो तुम्हारे जेनेटिक कोड के अंदर ही डाल दी उसने। मतलब जो लोग याहवे और इन उस वाला जो मतलब वेस्टर्न और अगर आप इज़राइल और इन सारी कंट्रीज़ में चले जाओ इवन कबाला मतलब लैंग्वेज। आपका मुस्लिम कल्चर में हाँ, इवन मुस्लिम कल्चर में भी चले जाओगे आप, वहाँ पर भी अगर आप जाके देखोगे, कह रहे हैं ये उनके जेनेटिक कोड के अंदर डाल दिया है उसने। कह रहे जो कि बाद में जाके एक शब्दावली बनी, एक लैंग्वेज बनी, जिसको तुम मतलब लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है? फिर वो संस्कृत की बात करेगा।
कह रहा है इन द केस ऑफ संस्कृत द साउंड वाइब्रेशंस आर प्योर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रीवियस व्हाट यू कॉल अल्फाबेट और लेटर नेमिंग। Thus, the sound vibration complex seemed to fall into place as from the logos. This was a more, shall we say, natural or unaided situation or process. कह रहा है अगर तुम संस्कृत की बात करोगे तो संस्कृत जो है वो बिल्कुल ही प्योर थी, क्योंकि क्योंकि उसके अंदर ये जो तुम्हारे शब्दावली है ना, अल्फाबेट जो तुमने डाले अपने अंग्रेजी के और तुम्हारे हिंदी के क ख ग और ये सारी चीजें, कह रही उनसे भी पहले की चीज है और ये बहुत ही पहले की चीज है। कह रहे ये अब बताएगा ये कहाँ से आई दोनों की दोनों चीजें, मतलब हिब्रू भी कहाँ से आई और ये भी कहाँ से आई। कह रहे कि इसीलिए ये जो दोनों लैंग्वेजेस हैं ना, कह रहे ये दोनों की दोनों डायरेक्टली लोगोस की तरफ से आई हैं, क्योंकि लोगोस ने इसका इस्तेमाल करके ये पूरी की पूरी गैलेक्सी बनाई है, अपने प्लैनेट्स बनाए हैं, सारी चीजें बनाई हैं। कह रहे दिस वाज अ मोर, शैल वी से, नेचुरल और अनएडेड सिचुएशन और प्रोसेस। कह रहे इसीलिए ये एकदम नेचुरल लैंग्वेजेस हैं और इनके अंदर कोई भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल एक जैसे एक प्रोसेस की तरह ये फ्लो करती है ना, जैसे एक तौर कह लो तौर या तरीके की तरह ये फ्लो करती है। तेरा बस ये फ्लो ही करती चली गई और लोगोस की तरफ से चलनी शुरू हुई है ये। लोगोस ने भेजे अपने लोग ताकि वो यहाँ पर इनको ये लैंग्वेज सिखा सकें जो कि प्योर लैंग्वेज है लोगोस की, यानी हमारी गैलेक्सी के सेंटर की। ये लोग फिर वो आगे भेजे या बोलता है, लोगों से सीधा सीखा है? मैम सीधा कहाँ से कौन सीख जाएगा? कौन है इस प्लैनेट के ऊपर जो सीधा सीखा हुआ है? हम भी Thus, जानना the चाहते हैं कौन है sound वो जो लेके आया ये लैंग्वेज। vibration complexes seem to fall into place as from the logos. वो हाँ, मेरी बात सुनो, जो ओम है वो बेसिकली आपकी हाँ, धरती की जो वाइब्रेशन है वो ओम है, ठीक है? तो वो तो हाँ, सीधा लोगोस से आई है, वो तो किसी ने कोई बनाई नहीं है। ठीक इसी तरह हाँ, जो मंत्र हैं संस्कृत के, आइम ह्रीम हाँ, क्लीम, जो पता है लोगों ने बना दिया है। बीज मंत्र कहाँ से आए मुझे नहीं पता चक्रों के, लेकिन असल में जो असल बीज मंत्र है ना चक्र के लिए, वो लम वम रम यम हम नहीं है, वो है आ ए ही ओ, ये है। तो ये जो साउंड्स हैं ये सारे लोगों से आए हैं, ये किसी ने कोई बनाए नहीं है। वो उसने कहा कि संस्कृत में कोई शब्दावली नहीं थी, किसी वो जैसे होता है ना क ख ग, वो सब कुछ भी नहीं था, ये सारे साउंड हाँ, वाइब्रेशंस थे। तो ये सीधा हाँ, लोगों से आए हैं, कोई आया नहीं है सिखाने। बिल्कुल। और पता है आपको, ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ है ना वर्ड्स की, ये लोगोस अपने वहाँ पर वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से सारे प्लैनेट्स के ऊपर पहुँचती हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, अगर अभी भी लोग दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं ना, तो अपना दिमाग लगाना एक बार दोबारा सोचो कि इस प्लैनेट के ऊपर ये लैंग्वेजेज़ आई कहाँ से? किसी ने तो दी हैं ये। हाँ, और लोगोस ने आपको पता ऐसा तो नहीं है, है कि उसने सबसे पहले अर्थ ही बनाई है, ऐसा तो नहीं है लोगोस उसने क्या कहा था लोगोस पहले अपने आस-पास बनाना शुरू करता है गैलेक्सीज़, हाँ मतलब अपने हाँ प्लैनेट आस-पास लगाना शुरू करेगा सूरज। तो इसका मतलब गैलेक्सी के सेंटर के आस-पास जितनी भी सिविलाइज़ेशंस हैं, जो प्लैनेट है, भाई साहब वो इन्हीं चीज़ों के अंदर मास्टर करके बैठी हुई है इस वक़्त। वो ही आई थी इस प्लैनेट के ऊपर सिखाने के लिए कि सीखो ये सारी चीज़ें, अगर तुम सीखना चाहते हो तो। वो भी आपको तब पता है जब लोगों ने इन्हें कॉल किया हो तो। कि हुँ। इंग्लिश जो है वो डेविल की लैंग्वेज है। अब मैम किसी की भी हो, हम तो किसी के बारे में नहीं कुछ बोल सकते। हमें तो ये पता है यहाँ ये 2 नहीं, लैंग्वेजेज़ की बात कर रहा है, हाँ, उतना पर मैं बहुत है। आपको किसी बता की रही हूँ। लैंग्वेज को बुरा और भला हम तो नहीं कह रहे मैम कुछ भी। हाँ हाँ, बुरा भला मतलब वो है ही, वो स्पेलिंग अब है, स्पेलिंग स्पेल, मतलब जादू मंत्र मैम करके कोई भी आपकी लैंग्वेज जिंदगी को मरोड़ने तरोड़ने के लिए बनाई गई है। ये जब संस्कृत की मैम बात कर रहा था ना, मुझे एक बात याद आ गई। मैंने ना 5th स्टैंडर्ड में हम लोगों को चॉइस थी कि आप थर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने संस्कृत चुनी थी। मैं और शायद 2-3 और होंगी, बाकी सबने गुजराती चुनी क्योंकि सारी क्लास में सब थे ही गुजराती मारवाड़ी। तो जब मेरी बिल्डिंग में एक जो मेरा भाई कह लो, दोस्त कह लो, बचपन से हम लोग साथ में पले बड़े, मेरी उम्र का है, उसको मैं बता रही थी मैं संस्कृत सीख रही हूँ, तो हम लोग ना दोनों संस्कृत डिस्कस कर रहे थे। तो
तो क्या हुआ कि वो मुझे बोलता है अच्छा ठीक है, अब तू मुझे एक बात बता कि अगर मैंने तुझे ये कहना है, मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैं 5th में थी, मतलब 10 साल की, तो 10 या 11 साल की होंगी, 5th या 6th की बात है। और मुझे तो बच्चे आपस में खेल कूद में उल्टी सीधी बातें करते हैं, कहता है मैंने ना पता नहीं कुछ हुई होगी बात, तो कहता है मैं लात मारूंगा तुझे। तो कहता है अच्छा मेरे को एक बात बता, इसको हिंदी संस्कृत में कैसे बोलेंगे? कि मैं आइंदा से ना, मतलब ये सिर्फ बोलने की बात थी, ये नहीं कि वो मारना चाहता था या मार देता, लेकिन जब हम कोड लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं ना, तो जब नहीं चाहते कि बाकी सबको पता चले, तो मैं तेको ये बोलूंगा, तो मुझे बता ना संस्कृत में कैसे बोलते हैं। तो मैंने संस्कृत में इसको बोलते हैं अहम त्वम प्रथमः पादः यद्दति। हम लोग अच्छा। आज तक नहीं भूले, जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे को पहले यही बोलते हैं। जब उसने हाँ, कुछ उल्टी सीधी बात की, तो मैं उसको बोलती हूँ, जब मैंने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात कर दी, तो वो मुझे बोलता है। मतलब अब तो हम खैर मिलते ही 10-15 साल में एक बार है, तो लेकिन बहुत ही फनी था ये। खैर मैम तो मेरे पास तो थी संस्कृत, तो मैंने तो पढ़ी है, मैंने आराम से 11th, हाँ नहीं 10th तक तो मैंने संस्कृत पढ़ी है। उसमें हम्म भी था अहम तो हम भुषंडी मारद्यम, तो उसमें था बंदूक से गोली बंदूक मार दूंगा, तो वो कह रहा भाई ये हम्म। गोली मारने की बात हो रही, तू तो बंदूक ही फेंक के मार रहा है सीधा। तो हम लोग जो समझ में आता था हम भी बोल देते थे। बट मैम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को इस पूरे टॉपिक में लगा है ना, वो मेरे को ये लगा है कि ठीक है ये अब क्योंकि ना प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे इसने 2 चीज़ें बोल तो दी, हिब्रू और ये वो। चलो अब इनसे रिलेटेड जो लोग हैं ना, वो ये सोचेंगे आहा! हम हमारी चीज़ बड़ी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है मैम। बहुत सारी हम्म लैंग्वेजेज़ है, ये जितनी भी लैंग्वेजेज़ निकली है ना, जितना मैंने लॉ ऑफ वन और भी चीज़ें स्टडी की है ना, ये सभी लैंग्वेज निकली तो एक ही लैंग्वेज से है, और वो पिक्टोरियल लैंग्वेज है, जिसे बोलते हैं सोलेक्स मॉल। हम्म सबकी सब लैंग्वेजेज़ वहीं से निकली हैं। हम्म इवन संस्कृत भी उसी से निकली हुई है, क्योंकि वो विदाउट पिक्टोरियल लैंग्वेज यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, क्योंकि सारा हम्म कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में है। हम्म। जी आगे। खैर 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 वो आगे कहता है, ठीक है, वो कहता है वी वुड एट दिस टाइम मेक अ नोट ऑफ द इंसिडेंट इन द प्रीवियस वर्किंग वेयर आवर कॉन्टैक्ट वाज इनकरेक्टली प्लेस्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड वाज देन करेक्टेड। In the exercise of the fire, you may see the initial spiral clockwise from the green ray energy center through the shoulders and head, and then through the elbows, then to the left hand. The channel had been corrected before the remainder of this answer was completed. कह रहे कि हमने पिछले सेशन के अंदर जब हम कर रहे थे ना, तो हम लोगों ने एक चीज़ थोड़ी-सी गलत कर दी थी, गलत बता दी थी तुमको, क्योंकि कॉन्टैक्ट हमारा बीच में चला गया था, क्या कह लो बीच में टूट गया था, कि उस वज़ह से हम लोगों ने तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन गलत दे दी। कह रहे जब हमने तुम्हें वो फायर वाली एक्सरसाइज़ का तरीका हम बता रहे थे ना, कि फायर का इस्तेमाल करके वो तरीका क्या होता है। कह रहे वो जो इनिशियली जो जो स्पाइरल बनना शुरू होता है ना, मतलब वो जो गोल-गोल बनना शुरू होता है, कह रहे वो क्लॉकवाइज़ बनेगा तुम्हारे हार्ट चक्रा से, मतलब ग्रीन एनर्जी रे सेंटर से। कह रहा वहाँ से तो जाएगा तुम्हारे शोल्डर पे, यानी कंधे पे, कंधे से जाएगा तुम्हारे सर पे, कह रहा सर से आएगा तुम्हारी कोहनी पे, जो वो है राइट साइड की कोहनी, कह रहे वहाँ से तुम्हारे उल्टे हाथ पे आएगा। कह रहे इस तरीके से वो पूरा का पूरा इस तरीके से तुमको सर्कुलर मोशन में रहेगा, और डबल-डबल बनाता जाएगा। कह रहे और वो कह रहे कि द चैनल हैड बीन करेक्टेड, कह रहे इसके लिए हम लोगों को दोबारा कार्ला को ठीक करना पड़ा था। और ये था इस आज के सेशन का आखिरी सवाल। हाँ, हो गया। वो ये कह रहा है कि हम ये जवाब पूरा तुम्हें नहीं दे पाए थे। द चैनल हैड बीन करेक्टेड बिफोर द रिमाइंडर ऑफ दिस आंसर वाज कंप्लीटेड। तो वो इससे पहले कि हम पूरा जवाब दे पाते, तब ये हो गया था, करेक्शन हो गया था कार्ला का। ठीक है, तो अब 2-4 सवाल ले लें फटाफट। हाँ जी, ले लो, फटाफट लो, कोई क्रिस्टलाइन प्रॉब्लम नहीं। बॉडी होते ये टाइम रिकॉर्डिंग फूड में डालना है? हैबिट्स। ये हाँ? ये रिकॉर्डिंग में डालना है, सवाल-जवाब? नहीं, मैं मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग हटा देती हूँ। हुँ, क्वेश्चंस कोई क्या पता कुछ खास है नहीं है,